हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा रीजनिंग क्लासेस के ऊपर। आज है 4 जून 2020 और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सरकारी परीक्षाओं की नज़र दृष्टि से। तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो में जुड़े रहेंगे और डेली के डेली करंट अफेयर्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की समस्याओं के समाधान में सहायता करने हेतु किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि चैंपियंस। चैंपियंस नाम से एक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की समस्या का समाधान करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका नाम है चैंपियंस। ठीक है, ये चैंपियंस क्या करेगा, आज जो देश में महामारी के कारण जो हालात बने हुए हैं उसके कारण जो नुकसान हो रहा है उन नुकसानों से उबरने के लिए एमएसएमई, जो भारत की एमएसएमई है उसकी ये सहायता करेगा। तो याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इसका राइट आंसर है चैंपियंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर है गायत्री कुमार, यानी कि सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। गायत्री कुमार को ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ये सूचना जो है वो 2 जून 2020 को मिली थी। भारत के विदेश मंत्रालय ने ये सूचना दी थी। भारतीय विदेशी सेवाओं की प्रशासनिक सेवा अधिकारी गायत्री कुमार, जो कि यूरोपीय यूनियन के अंदर एक महिला राजदूत के रूप में कार्य कर रही हैं, उन्हें 2 जून 2020 को ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त घोषित करने की घोषणा की गई है। और ये किसकी जगह पे जाएगी? ये 1986 यानी कि 1986 बैच की भारतीय विदेश सेवा अधिकारी कुमारी रूबी घनश्याम के जगह पे ये अपनी पोस्ट को ग्रहण करेंगी। तो सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो ये है कि किस युवा महिला क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड हेतु नामित किया गया है? जो तो इसका राइट आंसर है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा को क्रिकेट खिलाड़ी है जो कि महिला क्रिकेट खिलाड़ी है, उनको अर्जुन अवार्ड हेतु नामित किया गया है। इन्होंने 28 नवंबर 2014 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। और ये राइट आर्म मध्यम गेंदबाजी भी करती हैं और ये राइट आर्म बल्लेबाज हैं। ये बाएं बल्लेबाज हैं, बाएं हाथ की, और ये राइट आर्म मध्यम गेंदबाजी भी करती हैं। तो मतलब ये दोनों में गेंदबाजी और बल्लेबाजी निपुण है, इसलिए इनका नाम महिला क्रिकेट अर्जुन अवार्ड हेतु नामित किया गया है। तो ये भी गवर्नमेंट एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है आदेश गुप्ता। जी हाँ, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आदेश गुप्ता को दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। कोरोना के तहत बीजेपी ने अपने अंदर कई बदलाव किए हैं, जिसके अंदर ये एक प्रमुख बदलाव है। इसके तहत जो आदेश गुप्ता जी हैं उन्हें दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष चुना गया है। और आदेश गुप्ता जो है वो दिल्ली की राजनीति से जुड़े हुए, काफ़ी समय से जुड़े हुए व्यक्ति हैं जिनका एक प्रभावी स्वभाव रहा है राजनीति के अंदर। इन्होंने ये यूपी के रहने वाले, उत्तर प्रदेश के, और इन्होंने अपना कॉलेज पूरा करते ही ये दिल्ली आ गए थे और राजनीति के अंदर भाग लेने लगे थे। तो अब इन्हें दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, किस चक्रवाती तूफान की वजह से महाराष्ट्र और गुजरात में अलर्ट जारी किया गया? तो इसका आंसर है डी, यानी कि निसर्ग। निसर्ग नाम का एक चक्रवाती तूफान है, उठा हुआ है, जिसके कारण महाराष्ट्र और गुजरात में काफ़ी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इसकी रफ्तार जो है वो मौसम विभाग के मुताबिक 120 किलोमीटर यानी कि 120 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से है। मौसम विभाग के अनुसार ये अलीबाग तट से, महाराष्ट्र में अलीबाग तट से टकराया था, जिससे इसकी रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी और ये काफ़ी खतरनाक तूफान साबित हो रहा है। तो याद रखिएगा, निसर्ग नाम का जो तूफान है उसकी वजह से महाराष्ट्र और गुजरात में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इससे पहले 1948 और 1980 यानी कि 1948 और 1980 में भी ऐसे चक्रवात आए थे, लेकिन वो इस तट से नहीं टकराए थे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से। तो चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व साइकिल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो जी हाँ, विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है 3 जून को। ये दिवस जो है वो वर्ल्ड लेवल पे मनाया जाता है, इंटरनेशनल लेवल पे मनाया जाता है। और ये जो साइकिल दिवस है ये लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इसकी मेन थीम मोटो क्या रहती है कि साइकिल के बारे में प्रचार करना कि अगर हम साइकिल को यूज़ करते हैं तो उससे पर्यावरण में प्रदूषण नहीं होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा यात्रा जो है वो साइकिल से करें। उसके कारण क्या होगा, पर्यावरण के अंदर जो पोल्यूशन लेवल है वो भी कम होगा और जो परिवहन ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम आती है वो भी कम होगी। तो ऐसी प्रकार की जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 जून को मनाया जाता है।
तो याद रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, जिसके अंदर अलग अलग फसल की एमएसपी यानी कि मैक्सिमम सेलिंग प्राइस घोषित किए गए हैं, जिसके अंदर धान की एमएसपी जो है वो है 1868 रुपये, यानी कि 1868। जो धान की जो एमएसपी है प्रति क्विंटल वो है 1868 रुपये, जबकि बाजरा की जो एमएसपी है वो है 2160 रुपये। बाजरा की एमएसपी जो है वो है 2160 रुपये, 2160 रुपये। ठीक है, और कितनी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी मंजूरी दे दी है? 14 फसलों को इसी तरह। ठीक है, तो याद रखिएगा, धान की एमएसपी 1868 रुपये प्रति क्विंटल यानी कि 1868 रुपीज़, और बाजरा की 2160 रुपये यानी कि 2160 रुपीज़ प्रति क्विंटल की दर से उनकी एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है। एमएसपी का मतलब क्या है? मिनिमम सेलिंग प्राइस, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, अगला देखते हैं, केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत हाल ही में किस राज्य को 1407 यानी 1407 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो इसका जो राइट आंसर वो है असम। जी हाँ, असम को केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत 1407 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिस योजना के तहत ये जो केंद्र सरकार है ये अलग अलग राज्यों को जल जीवन मिशन के तहत रुपए आवंटित कर रही है, जिसका मेन मोटिव है कि हर घर में पाइप के द्वारा यानी कि नल के द्वारा जल पहुंचाने की स्कीम ये बनाई गई है, जिसका मेन मोटिव है कि 2023 या 2024 तक जो सभी घर हैं उनके अंदर स्वच्छ और अच्छा पेयजल उपलब्ध कराया जाए। यही केंद्र सरकार की एक मुहिम है। इसके तहत केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों को जल जीवन मिशन के तहत अलग अलग टाइप की रकम उन्हें आवंटित कर रही है, ताकि वो ऐसी सुविधाओं को अपने राज्य में लागू कर सके। जैसा कि आप जानते हैं, अलग अलग वीडियो के अंदर, जैसे मैंने कल भी बताया था, परसों भी बताया था, हर वीडियो के अंदर अलग अलग होता है। जैसे कि बिहार को कितने रुपए मिले हैं, महाराष्ट्र को सड़कों के लिए कितने रुपए मिले हैं, है ना, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो ये हर नई करंट अफेयर में हर एक दिन एक अलग राज्य का क्वेश्चन होगा, जो आपको याद रखना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ये गवर्नमेंट एग्जाम में आपको दिखाई देगा। तो याद रखिएगा, केंद्र सरकार ने असम को 1407 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ठीक है, इसी तरह से जैसे कल बिहार का था, है ना, तो कल जो क्वेश्चन था वो बिहार का था, जिसके अंदर मैंने बताया था कि 2024 तक अच्छी गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा और 50 लाख से अधिक परिवारों को पेयजल सुविधा दी जाएगी, है ना। तो इसी तरह से हर डेली अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। तो आज है असम का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने मोबाइल फोन उत्पादन में दुनिया का शीर्ष देश बनाने के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों एवं उसके कल पुर्जों के उत्पादन को गति देने के उद्देश्य से करीब 50,000 करोड़ रुपए की लागत से कितने नई योजनाएं शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि तीन योजनाएं केंद्र सरकार ने मोबाइल फोन उत्पादन में दुनिया का शीर्ष देश बनाने के लिए की है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन? रविशंकर प्रसाद, जो भारत के इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, उन्होंने ये कहा कि जो भारत है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश है, और उन्होंने ये 3 योजनाएं इस उद्देश्य से लागू की है ताकि वो आने वाले समय में भारत को विश्व का सबसे ज्यादा मोबाइल उत्पादक देश बना सके और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर उसका जो स्थान है वो अग्रसर हो पाए। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी रविशंकर प्रसाद ने 3 योजनाएं लागू की है। तो याद रखिएगा, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो 3 योजनाएं लागू की गई है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो है, विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 29 मई। जी हाँ, 29 मई को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, और ये WGO वर्ल्ड ग्लोसरी ओसलीजिस के द्वारा मनाया जाता है। ये किसके द्वारा? WGO और WGOS के द्वारा मनाया जाता है। तो ये जो है, ये किस लिए मनाया जाता है? ये पाचन से संबंधित होने वाले विकार, उनसे होने वाले रोग और उनसे होने वाली क्रियाओं के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। और पाचन संबंधी क्रियाओं में किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए, इस बात के उद्देश्य की जागरूकता पैदा करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? खास बात ये है, मैक्सिमम स्टूडेंट ये सोचते हैं कि कोई भी दिवस है वो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ये जो दिवस है वो WGO और WGOS के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज के सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपने ध्यान से सुने होंगे, आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। आज 4 जून 2020 से यही सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जो मैं आपके लिए लेके आया था। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो का टारगेट है 250 प्लस लाइक्स और 1K प्लस व्यूज़। तो उम्मीद करता हूँ आप उसे पूरा करवाएंगे।
आगे से आगे शेयर करके अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी करवाएं। अगर ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा वीडियो के अंदर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही डेली के डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।